ये बताइए, भारत में सबसे पहले जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, मतलब एक दल का आधिपत्य था केंद्र में, वो सबसे पहले कब टूटा था? जोत के आकार छोटे होने से इसका कोई ऐसा एविडेंस दिखता है कि प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है, कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, या ऐसा कुछ एविडेंस है? अगर हम थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री के साउथ की तरफ चले जाते हैं, दक्षिण भारत में, तो एक आयंगार और नायंगार व्यवस्था प्रचलित थी। इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? मैं कम इन मैम? यस प्लीज कम इन। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू मैम। कंफर्टेबल? यस। ठीक है, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए बोर्ड को। मैम, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद से प्राप्त की है और मैंने स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला वर्ग में 2019 में कंप्लीट किया है और परास्नातक मैंने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में कंप्लीट किया है। ठीक है, आपने इतिहास विषय की पढ़ाई की है। ठीक है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे जी हैं। मैम। ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक पुस्तक का नाम आपने जरूर सुना होगा, द एंड ऑफ हिस्ट्री। सॉरी मैम। नहीं सुना? नो। कोई बात नहीं। ये बताइए कि ये कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी मैम। ऐसा क्यों कहा जाता है? मैम, बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती हैं जो अतीत में ज़रूर घटित होती हैं, लेकिन वर्तमान में वो किसी न किसी रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप किसी घटना के बारे में अगर बता पाएं हमें। मैम, जैसे मैं अगर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लूँ तो वहाँ जो संस्कृति प्रचलन में थी, वर्तमान संस्कृति से अगर उसकी तुलना की जाए, जैसे वृक्ष पूजा हुआ और जो प्राकृतिक वस्तुओं की जो पूजा की जाती है, यदि उन सब चीज़ों की तुलना की जाए तो ऐसा लगता है कि अन्य रूपों में वो वर्तमान में भी प्रचलन में है। अच्छा, आपने ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ये पूरा स्टेटमेंट सुना है? इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी मैम। क्या है इसके आगे? नहीं, पहली बार किसके रूप में? सॉरी मैम, नहीं पता याद है? नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। ये बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इतिहास में हुए ऐसे लोग जिनको बहुत महान शिक्षक माना गया, उनके नाम अगर आपसे पूछे जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंशियंट हिस्ट्री में भी आप जा सकते। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, एंड जेपी नारायण जी थे। प्राचीन भारत से, एंशियंट हिस्ट्री से। सॉरी मैम, कौटिल्य का नाम आपने जी सुना? जी। ठीक है, ये बताइए कि आप जो है आजमगढ़ से आते हैं। जी। आजमगढ़ क्या किसी एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है? यस मैम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से और कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं? आजमगढ़ है, जौनपुर है और गोरखपुर है। कितने एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में अभी? मैम, कुछ नाम मैं गिना सकता हूँ, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है। वो तो आपने बता दिया, गंगा, यमुना, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और जी, अभी इतना ही। अच्छा, हाईवेज कितने प्रकार के होते हैं? एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे, और एक राज्य के स्टेट हाईवे होते हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है? सॉरी मैम, आपको आइडिया नहीं है? कोई बात नहीं। ये बताइए कि अगर हम जो है आपसे पूछें कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल अभी लाया गया, जी जी, वो कब लाया गया था? कब उसको, किस दिन उसको सदन में पेश किया गया था? 18 सितंबर को, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, लोकसभा में पेश हुआ था। किसने पेश किया था? सॉरी मैम। अच्छा, अगर हम इसकी आप, क्योंकि आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इसके इतिहास से भी परिचित होंगे। सबसे पहले संसद में महिला आरक्षण की बात कब की गई थी? 1989 के आसपास शायद की गई थी। ठीक है, 1989 में और कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई थी? एग्जैक्टली याद नहीं है। आपको याद नहीं है? कोई बात नहीं। ये बताइए, भारत में सबसे पहले जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, मतलब एक दल का आधिपत्य था केंद्र में, वो सबसे पहले कब टूटा था?
सबसे पहले जो है किसी दूसरी पार्टी की सरकार कब आई थी? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1977 के आसपास। अच्छा, ये बताइए कि आपके आजमगढ़ से में कितनी संसदीय सीटें हैं? 2 हैं। 2 हैं जी। कौन है सांसद इस समय? दिनेश लाल यादव जी हैं। ठीक है, और दूसरी सीट पर? और लालगंज सीट से मुझे याद नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के और कौन कौन से कलाकार हैं जो वर्तमान में राजनीति में सक्रिय हैं? मनोज तिवारी जी हैं। ठीक है। और दिनेश लाल यादव जी हैं। एंड एक लोग और हैं, याद नहीं आ रहा है रवि किशन नाम। जी। ठीक है, थैंक यू सर। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? सॉरी सर, आज देख नहीं पाए। अच्छा, हाल के दिनों में जीडीपी की फिगर आ रही है जी। तो आपको कुछ अंदाजा है इस वक्त क्या जीडीपी हमारा लास्ट क्वार्टर में रहा? अंदाजा नहीं है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सर, जीडीपी का मतलब इसको अगर डिफाइन करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। भारतीय, अगर इसको और डिफाइन करें तो भारतीय राज्य क्षेत्र यानी भारतीय सीमा के भीतर एक वर्ष में अंतिम उत्पादन जो होता है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें भारत के साथ साथ जो विदेश के भी गतिविधियां शामिल होती हैं। एक बात बताइए कि अगर भारत में है ना जीडीपी इस वक्त है, उसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन से एरियाज, मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन से होते हैं? मैं उसके बोलूँ मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? एक तो सर्विस सेक्टर है, सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद मैं सेक्टर से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे कि कंट्रीब्यूटर जो एजेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कंट्रीब्यूशन हो गया, या फिर अन्य कंट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो गया। एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है। डेटा नहीं तो ये अच्छा, इसमें एक बात आपने सुना होगा कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड इकॉनमी कही जाती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर ऐसे मेरे हिसाब से सर ऐसे पहले होता था कि जब हम प्रोडक्शन से ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, लेकिन वर्तमान में हम अपने एक्सपोर्ट की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय उत्पादों को भी शामिल किया गया है और वर्तमान सरकार इस पे जोर दे रही है। सर, गीग वर्कर का नाम सुना है आपने? जी सर। किसको डिफाइन करते हैं गीग वर्कर? सर, उन्हें कहा जाता है जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, उनका कोई निश्चित वो नहीं होता है कार्यकाल की इतने वर्ष तक ये काम करेंगे। कंपनी जब चाहे, जब कंपनी की जब आवश्यकता समाप्त होती है तो कंपनी उन्हें निकाल के बाहर कर देती है। तो ये गीग वर्कर में समस्याएं हैं अभी इस वक्त, काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। जी सर। इसके लिए कुछ लेबर कोड वगैरह में कुछ प्रोविज़न बनाया गया है? लेबर कोड के अनुसार कैसा डिवीज़न किया गया, कैसा डिफाइन किया गया इसको, कुछ है इस तरह? सॉरी सर, कुछ लेबर कोड के बारे में सुना है आपने? सॉरी सर, उसके बारे में भी नहीं सुना है सर, बट इसको मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है। ये बताइए कि ये जो उत्तर प्रदेश है वो कृषि प्रधान स्टेट है। जी सर। कृषि क्षेत्र में अभी क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में? सर, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो एक तो सबसे बड़ी समस्या सर है भूमि का विखंडन। जोत का आकार जो है छोटा है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अभी भी जोतों का आकार छोटा है। तो सबसे पहले चकबंदी को क्या जोत के आकार छोटे होने से इसका कोई ऐसा एविडेंस दिखता है कि प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है, ये प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, या ऐसा कुछ एविडेंस है? प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है सर। पहली चीज़ तो है कि किसान जो है कि मशीनीकरण नहीं कर पाता है, और सर अगर जोत छोटे होते हैं तो समय अपेक्षाकृत ज़्यादा लग जाते हैं, तो इससे सर प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा असर पड़ता है। लुइस मॉडल का नाम सुना है आपने? सॉरी सर, अभी चर्चा में है थोड़ा सा, याद नहीं है सर। कैपेबिलिटी अप्रोच? सॉरी सर। ठीक है। फोक सॉन्ग्स आपको सुनना पसंद है? जी सर। किस तरह के फोक सॉन्ग सुनते हैं आप? सर हिंदी में अपने क्षेत्रीय जो लोकगीत होते हैं उन्हें सर मैं पसंद। कौन कौन से लोकगीत ज़्यादा इस तरह से फेमस है? सर जैसे अगर
ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं, जैसे सोहर हुआ जब बच्चे का जन्म होता है, विवाह गीत हो गया, और सर कृषि क्षेत्र में जैसे जब धान की रोपाई होती है तो उस समय रोपनी गाना वो गाया जाता है। और सर बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा प्रचलित है, और कजरी है सर, सावन के महीने में मिर्ज़ापुर क्षेत्र में कजरी गाई जाती है, चैता है। ठीक है सर। अभय जी जी सर। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या थे आपके? सर मेडिवल हिस्ट्री था और इंग्लिश लिटरेचर था एंड फिलॉसफी था। मेडिवल हिस्ट्री में आपने एक टर्म सुना होगा हमारे यहाँ पर, जी भूराजस्व व्यवस्था। जी सर। शेरशाह सूरी और अकबर के भूराजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? सर इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्ववर्ती माना जाता है भू राजस्व व्यवस्था में। अकबर ने अधिकांश चीज़ें शेरशाह से ली थी, जो शेरशाह की अच्छी चीज़ें थी, जैसे वो भूमि मापने की व्यवस्था थी। अंतर क्या था? वो तो आप ठीक है कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ उससे। अंतर भी होगा ना कुछ, कि एज इट इज उसको वैसे ही लागू कर दिया था? नहीं सर, कुछ संशोधन हुए थे, बट एग्जैक्टली इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, मेडिवल हिस्ट्री है इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में कौन लेकर आया? सर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आई थी। वो तो स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था। चलिए कोई बात सॉरी नहीं। सर, बता रहे हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री के साउथ की तरफ चले जाते हैं, दक्षिण भारत में, जी सर। तो एक आयंगार और नायंगार व्यवस्था प्रचलित थी। जी सर। इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? सर ये जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये सैन्य उपाधि की तरह थी, और विजयनगर साम्राज्य में सर इसका प्रचलन भी था। बहमनी साम्राज्य से इसका कोई रिलेशन? सर एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, विजयनगर में मैंने इसको पढ़ा था। आपने विजयनगर साम्राज्य का नाम लिया। जी सर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बता सकते हैं मुझे? एक ही राजधानी थी या और भी राजधानियाँ थी? नहीं सर, राजधानियाँ दो बदली थी बाद में, और सर विजयनगर, चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं है। विजयनगर साम्राज्य में एक बात तो बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर कुछ वंश हुए एक के बाद एक। जी सर। उन वंशों के नाम बता सकते हैं आप? सर एक तो अराविडू वंश था, जिसमें सबसे प्रतापी शासक राजा कृष्णदेव राय हुए थे। कृष्णदेव राय तुलुग वंश से थे कि अरविदु वंश से थे? चलिए कोई बात नहीं, सॉरी सर। वंश बता दीजिए मुझे, वंश याद नहीं है आपको? संगम वंश था, सालू वंश था, तुलु वंश था, अराविडू वंश था। गुड, यही मैं चाहता था। जी सर। अच्छा चलिए एक काम और कीजिए, इसको प्रश्न को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। जी सर। मुझे पूरा इतिहास का कालखंड बता सकते हैं? ईसा पूर्व, ईस्वी, जैसे अगर मैं बोलूँ प्राचीन भारत, क्योंकि देखिए मध्यकालीन भारत आपने पढ़ा है। जी सर। प्राचीन भारत को हम कहाँ से कहाँ तक देखें, फिर मध्यकालीन भारत को कहाँ से कहाँ तक? सर इसमें तो विद्वानों के मध्य मतभेद है, लेकिन फिर भी एक अधिकांश आम सहमति के आधार पे माना जाता है कि जो मध्यकालीन भारत बता दीजिए, मध्यकालीन भारत कहाँ से कहाँ तक है, तो बता सकते। मध्यकालीन भारत को 700 ईस्वी से, 7वीं सदी से, और 7वीं सदी से या 700 ईस्वी से, दोनों में अंतर है? नहीं सर, 7वीं सदी से। अच्छा। और इसमें सर मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल को भी शामिल किया जाता है। अच्छा। और ये सर ये 17वीं सदी तक लगभग चलता है, उसके बाद उत्तर आधुनिक काल आ जाता है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सर मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। किस वजह से जाना जाता है उसको? 711 या 711 और 712 दोनों में उसने। वजह क्या है? वजह कोई वजह होगी? और सर उसने सिंध पर आक्रमण किया था। और कोई कारण नहीं सर? और मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बताइए, आपने सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, जी ये सुना है? इसके बारे में क्या होता है सामाजिक सुरक्षा? सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य होता है कि समाज के जो वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार
वित्त एवं सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, आप मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं बता सकते हैं जो सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करती हूँ? मैम, मिशन शक्ति योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है। आरोहिणी पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। और वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार देती है। दिव्यांग पेंशन योजना सरकार देती है। और किशोरियों के विवाह के लिए सरकार वित्त मुहैया कराती। ठीक है, विमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। 1090, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग, इस टर्म से परिचित हैं आप? सामाजिक अभियांत्रिकी, सॉरी मैम, इसका उपयोग उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है, आपको पता है? एग्जैक्टली मुझे याद अच्छा, नहीं है। ठीक है। इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन पॉलिटिक्स के संदर्भ में किया जाता है। आपको अगर मौका मिले किसी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर उत्तर प्रदेश का जो हिस्टोरिकल रिच हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, उसको रिप्रेजेंट करने का, और आपको ये कहा जाए कि कोई 5 स्मारक ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनके नाम आपको वहाँ बताने हैं, आपके पास लिमिटेशन है 5 स्मारक की, तो आप उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से 5 स्मारक हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनका नाम लेना चाहेंगे? ताजमहल है, और आगरा का किला है, और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, एंड दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास तो सब जगह, हर जो भी राजा का आगरा के किले का। जी मैम। तो आपने आगरा का किला तो बता दिया ना। और दीवाने आम और दीवाने खास का मतलब आप समझते हैं? जी मैम। क्या होता है? दीवाने आम में जो शहंशाह यानी बादशाह जो होता था, वो आम लोगों के साथ समस्याओं को साझा करता था और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता था। मतलब वर्तमान के कुछ जनता दरबार जैसा? जी मैम। ठीक है। और दीवाने खास में जो बादशाह होता था, वो अपने मंत्रियों के साथ कुछ गुप्त वार्तालाप किया करता था। ठीक है, आपने जामा मस्जिद का नाम लिया था। जामा मस्जिद और कहाँ कहाँ पर है भारत में? दिल्ली में है, आगरा में है, और पूरे भारत में अगर बात करें तो एक तेलंगाना में भी है। अच्छा, और जंतर मंतर कितने हैं भारत में? एक ही पता है मैम। कहाँ का? दिल्ली का। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए ऐसे कुछ लोग जिन्होंने बाद में भारत की राजनीति में बहुत उच्च पदों को हासिल किया, उनके नाम बता दीजिए। सॉरी मैम। अच्छा, आकांक्षी जिले क्या हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उन जिलों को शामिल किया जाता है जो अति पिछड़े होते हैं, और सरकार इनके लिए विशेष सहायता के द्वारा इनके उत्थान का कार्य करती है। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है आपने? जी मैम। इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे वो कौन से कवि हैं जिनको प्रकृति का कवि कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की तुलना हिंदी के किस कवि के साथ की जाती है, आपको कोई आइडिया है? सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि टैक्स और ड्यूटी, कर और शुल्क, इन दोनों में क्या अंतर होता है? मैम, जो टैक्स होता है वो वर्तमान में विभिन्न वस्तुओं पे लगाया जाता है, और जो ड्यूटी होती है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगाया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी होगी। ठीक है। ये बताइए अभय जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि एक प्रशासक के रूप में आपकी अपने आप से क्या अपेक्षाएं हैं? सर मैम, मेरी अपेक्षा है कि मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करूं। ये तो आपकी अपेक्षा नहीं है, ये तो हमारी आपसे अपेक्षा है। आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक प्रशासक के रूप में आप क्या करना चाहते हैं कि जिसके लिए आपको याद किया जाए? मैम, सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम पे। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। सर यस प्लीज करें, आइए बैठिए। थैंक यू। कैसा रहा आपका अनुभव? ठीक है, बट आत्मविश्लेषण का क्या परिणाम निकाला आपने? सब्जेक्ट पे थोड़ी सी पकड़ कम है। हाँ, और सर इकोनॉमी पे नहीं, देखिए ऐसे तो हर सेक्टर में ऐसा होगा कि कुछ सवाल आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। उससे ये नहीं पता चलता है कि हमारी पकड़ कम है। यहाँ पे पता हमें ये करना है कि आप कितने स्मार्ट हैं, राइट? तो हमें ये देखना होता है कि आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ से आपका जो ऑब्जर्वेशन है हर चीज़ को लेके वो कैसा है।
अब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में परिचित होना आपको चाहिए, है ना। और उसके अलावा वहाँ से कौन लोग पढ़ के, बहुत लोग यहाँ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे देश की राजनीति में गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके बहुत नकारात्मक वजहों से भी चर्चा में रहता था, तो कौन सी कमेटी की सिफारिशें आई थी जिसके बाद सब चीज़ें सुधरी थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपसे सर ने भी जो सवाल पूछे, या इधर हिस्ट्री, क्योंकि आपने हिस्ट्री में पीजी किया हुआ है, अब एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति से तो अपेक्षा की ही जाती है, हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आपसे चीज़ें मिस हो सकती हैं, लेकिन कालखंड विभाजन, ईस्वी और ये और वो, इस तरीके की गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको 2 बार हिंट किया कि आप एंशियंट हिस्ट्री में भी जाइए शिक्षकों के नाम बताते हुए, पर आप तब भी कौटिल्य तक नहीं पहुंचे। याद रखिए, आप इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते कि कोई सवाल हमसे पूछा क्यों जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपसे पूछा गया इतिहास में हुए प्रमुख शिक्षक, तो आपको एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करना है ना। फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है द एंड ऑफ हिस्ट्री, वो इतिहास पढ़ने वाला हर बच्चा वैसे सामान्य तौर पर जानता है, पर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपने विनम्रतापूर्वक एक्सेप्ट कर लिया। आपकी पर्सनालिटी की सबसे खास बात आपकी विनम्रता है कि आप बहुत विनम्र हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं। लेकिन हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप एक बार सब चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांग लीजिएगा, गेस मत करिएगा। नहीं याद कर पा रहे तो नहीं याद कर पा रहे। मैम दरअसल भी इसमें पीएचडी का एग्जाम चल रहा था, अच्छा, तो मैं उसमें बिजी थे, कई दिनों से उसी में व्यस्त हाँ, था। तो फिर अब देखिए, पीएचडी का एग्जाम तो अभी बीच में मझधार में है, लेकिन इसमें आपकी नैया पार हो सकती है, तो इसके ऊपर फोकस, अगर आप आज और कल आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आपको अगर हर सेक्शन को आपने 1-1.5 घंटा भी दे दिया तो आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ मेंस के लिए पढ़ा हुआ है। फिर भी आई विल सजेस्ट कि अगर मान लीजिए किन्हीं वजहों से आपको उतना समय नहीं मिल पाए, तो कम से कम करंट अफेयर्स को तो जरूर ब्रशअप कर लीजिए। करंट अफेयर में जो चीज़ें पिछले साल में हुई हैं, फिर चाहे महिला आरक्षण वाली बात हो, चाहे वो G20 की बैठकें हों, चाहे वो आपका मून मिशन हो, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उससे रिलेटेड आप कोई भी फैक्ट मिस मत करिए। जब हम इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना, तो ये जो सवाल थे बड़े जनरल इकोनॉमी, ऐसा नहीं था कि आपसे कोई अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट वाले सवाल पूछे गए थे। जीएस में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे गए थे। आपने लोकगीत बहुत अच्छे बताए, उन चीज़ों के लिए भी जो आपने नाम बताए ना, उसके बाद उनसे उस विधा से जुड़े हुए कलाकारों के नाम भी आप तैयार कर लीजिएगा कि कौन कौन गाता है। जैसे आपने उसमें सोहर, विवाह और ये सब नाम लिए, तो उससे आपसे सवाल कोई पूछ भी सकता है कि इस तरीके के गानों की परंपरा कब से शुरू हुई है, क्यों गाली गाई जाती है। विवाह के गानों में आप जिनको स्वागत करने के लिए आपने बुलाया, उनको गाली दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऐसा, क्या सामाजिक ताना बाना बुना गया है उसके पीछे, वो आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री के विद्यार्थी से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर चीज़ के भूतकाल से परिचित हो, इसलिए इतिहास के नाते आपसे पूछा गया। सोशल सिक्योरिटी आपने अच्छी बताई, स्कीम्स भी अच्छी बताई। सोशल इंजीनियरिंग वो टर्म है जो चुनाव जीतने के लिए जातीय कैलकुलेशन की बात करता है, और ये टर्म उत्तर प्रदेश में 2005 से 10 के दौर में बहुत तेज़ी से चला भी था, है ना। तो ये देख लीजिएगा, सबसे पहले सिंगल पार्टी डोमिनेंस कब खत्म हुआ, कब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया की जो राजनीति थी उसमें 89 बहुत मील का पत्थर था, मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स वहीं से शुरू हुई थी। तो ये चीज़ें तो सामान्य सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर भी अभय जी, कोई नहीं जानता है कि वहाँ पे क्या पूछा जाएगा। जो चीज़ें आपके डैफ में और आपके परिचय में हमारे सामने आती हैं, हम सवाल उससे पूछते हैं। तो जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। सवाल का जवाब आता है तो देना है, नहीं आता है तो माफ़ी मांग लेनी है। अगर गेस करने की स्थिति आती है तो परमिशन लेके गेस करिएगा, ठीक है। एंट्री आपकी ठीक थी। एंट्री करने के बाद आप जब चेयर के पास आ जाइए, फिर आप नमस्ते करिए, और आपका वहाँ से यहाँ तक के आने के प्रोसेस में ये आपका जो बटन है वो खुल जाए और आप बैठ जाएं यहाँ पे, ठीक है। वो जो आपने करीब 10-20 सेकंड का समय लिया, वो आपका कीमती 20 सेकंड के समय निकाल देगा, और कुछ नहीं, क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए टाइम तो फिक्स है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उतना अलर्ट रहें कि वो वहाँ पे बैठते ही वो काम हो जाए, और फिर बातचीत की शुरुआत करें। तो आपको अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप बताइए। मैम ये था कि अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ और अभी मैं इनरोल हुआ हूँ। हाँ। कोर्स वर्क का एग्ज़ाम अभी मेरा कल ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बताऊँ? टॉपिक मिल गया है? नहीं, अभी कुछ अभी नहीं मिला है। नहीं। तो अगर आप इसको बताना चाहते हैं तो बेशक बताइए, एक अच्छी बात है, आप शोध की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर आप ये तैयार रहिए कि फिर आपने टीचिंग को अपना ऑप्शन क्यों नहीं चुना। तो आप उसका ये जवाब, अगर आप छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप बताना चाहते तो बताइए कि मेरा सबसे पहला मकसद तो सिविल सेवा में ही आना है, लेकिन पढ़ाई की प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें आती जा रही मैं उनको करता जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि शोध करने से एक और वैल्यू एडिशन होगा, मेरी पर्सनालिटी में कुछ गुणवत्ता की वृद्धि होगी, मैं इसलिए वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्राथमिक उद्देश्य सिविल सेवा में ही आना है, बस। ठीक है।
अगर आप बताना चाहते हैं तो अच्छी बात है। नेट वगैरह किया है क्या आपने? JRF है। JRF किया है ना, तो बिल्कुल बताइए। आपने JRF का एग्जाम भी तो बहुत लोगों को पीछे करके ही निकलता है ना, जी। है ना, और एक आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है उससे, तो आप बताइए कि मैंने उसके तहत ये किया है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को वहाँ रिवील कर सकते हैं? क्या वो तो JRF आप बताएंगे तो सबको ही पता है कि JRF PhD करेगा तो पैसे पाएगा। आप रिवील करें या ना करें नहीं, जैसे खुद से कहना कि नहीं, खुद से ये मत कहिए, आपसे पूछा जाए। अगर मतलब मैंने तो आपको ये बताया कि JRF आप बताएंगे तो वो अपने आप पता चल जाएगा। जी। और सिर्फ नेट कहना और JRF दोनों में फ़र्क है। सिर्फ नेट होना और JRF दोनों में फ़र्क है, ये आप भी जानते हैं। तो आप बताइए मैंने JRF क्वालिफाई किया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हम तो नेट ही चाहते थे, अब JRF हो गया तो हम क्या करें। आप ये कह सकते हैं कि शोध से मेरा वैल्यू एडिशन होगा और साथ में मुझे कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। आप ये मत बोलिए कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। आप बोलिए कि इससे मुझे थोड़ी सी आर्थिक मदद भी हो जाएगी, जिससे मैं अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से फोकस्ड होकर कर पाऊंगा। ठीक। शब्दों की लड़ाई है सारी, समझ रहे हैं आप? जितने अच्छे शब्दों के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे आपके लिए उतना ही काम करेगा। ठीक है, बाकी ड्रेस वगैरह आप यही पहन रहे हैं? नहीं मैम, ड्रेस दूसरी पहन रहे हैं, ये भी ठीक है। अगर आप ये पहन रहे हो तो शर्ट का कलर बस चेंज कर दीजिएगा थोड़ा सा, बाकी ठीक है। ये केवल मॉक के लिए है। हाँ। और नेवी ब्लू मैंने कोट पैंट और शर्ट। बढ़िया है, आप अच्छे दिख रहे हैं। अब मेंस कैसा है आपका? सेटिस्फाइड है मेंस से? मेंस सेटिस्फाइड है मैम। पहले जब आपने मेंस लिखा है और इस बार के मेंस में कुछ अंतर आपको लग रहा है? ऑप्शनल हटने के बाद स्थितियां आपके लिए ठीक हैं? हाँ, ऑप्शनल हटने के बाद मैं अपने आप को अच्छा महसूस तो कर इंटरव्यू रहा में कितने नंबर चाहिए आपको अधिकारी हूँ। बनने मैम के लिए? अगर मुझे लगता है 70 के आसपास मिल जाए तो फिर हो जाएगा। तो जो है आपको बस 10 नंबर और लाने हैं। आज के परफॉर्मेंस में आपको 10 नंबर की और वृद्धि अभी करनी पड़ेगी हमारे आकलन के हिसाब से, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप नहीं बता पाएंगे तो थोड़ा हो सकता है निगेटिव हो जाए आपके लिए, तो हिस्ट्री थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए। वो सब मैंने देखा नहीं है इधर, केवल करंट के इशूज में अब देख लीजिए, अब ट्रेन एकदम पटरी पे रफ्तार पकड़ चुकी है और आपको डब्बे में चढ़ना है, तो अब अगर आपने नहीं सोच पाए तो ट्रेन निकल जाएगी। तो अब देख लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते मैम। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।